So, hello everyone. We are into the part two of the Career Vidya podcast with mentor and coach Samanika Rawat. So, Samanika, last time हमारा बहुत detailed discussion हुआ and really enjoyed the conversation. बहुत सारी आपने details insight दी. तो कुछ तीन चार चीजें हमको और जाननी है. तो आप we would like to know कि JAG entry के क्या like स्पेशलाइजेशंस है, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, तो जैग एंट्री के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? और एक्चुअल में एक जैग एंट्री में जब आप जाते हो, लेफ्टिनेंट जाते हो या एज अ कैप्टन जाते हो, तो क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज रहती है? ओके सो शशांक, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं जैग की फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैग स्टैंड्स फॉर जज एडवोकेट जनरल। ये एंट्री का नाम है। जो एक्चुअल जैग होते हैं वो काफी सीनियर रैंक के होते हैं, मेजर जनरल रैंक के होते हैं। तो जैग जो होते हैं वो एक तरह से जो चीफ है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, चीफ के जो लीगल एडवाइस, मतलब चीफ को जो लीगली एडवाइस करते हैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको जैग कहा जाता है। लेकिन ये पूरी ब्रांच जो है वो जैग ब्रांच ही कहलाती है। आर्मी, और क्योंकि आर्मी का जो है साइज सबसे ज्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, तो इसीलिए आर्मी में हर 6 मंथ्स में जैग की वैकेंसीज आती है। ऑन एन एवरेज गर्ल्स के लिए 2 to 3 सीट्स आती हैं और बॉयज के लिए अराउंड 7 to 8 सीट्स आती। एक जमाना था जब गर्ल्स के लिए भी 7 to 8 सीट्स आती थी, बट अभी बहुत टाइम से फ्रीक्वेंटली द ट्रेंड इज 2 या 3 मैक्स। Now, Navy and Air Force comparatively have smaller manpower, so इसीलिए वहां उतने ज्यादा जैग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो नेवी का फिक्स नहीं होता कि वो हर 6 मंथ में रिक्रूट करेंगे। जैसे अभी नेवी ने ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years में रिक्रूटमेंट निकाला। अच्छा, आर्मी में जेंडर स्पेसिफिक आती हैं वैकेंसीज, मेल वैकेंसी सेपरेट, फीमेल वैकेंसी सेपरेट। नेवी में जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, नेवी में केवल फिक्स्ड वैकेंसीज होती है, मोस्टली 2। जो 2 वैकेंसीज आएंगी वो दोनों लड़कियों के पास जा सकती है, दोनों लड़कों के पास जा सकती है, एक लड़का एक लड़की, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एयरफोर्स ऑन दी अदर हैंड, एयरफोर्स पहले तक जैग डायरेक्ट लेता नहीं था। एयरफोर्स में तरीका ये था कि आप एफकैट का पेपर दीजिए, एयरफोर्स ज्वाइन कीजिए, एंड कुछ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद यूजुअली एयरफोर्स में इंटरनली सर्कुलेट होता था कि एनीबडी हु हैज अ लीगल डिग्री, इफ दे वांट टू शिफ्ट टू द जैग ब्रांच, देन दे कैन अप्लाई फॉर इट। अभी पिछले 1-1.5 साल से अभी एयरफोर्स ने एफकैट में भी 2 सीट्स लॉ ग्रेजुएट्स के लिए डेडिकेटेडली निकाली। ठीक है, तो ये तो बैकग्राउंड है पहले थोड़ा सा जैग के बारे में। अभी आपका सवाल ये था कि क्या क्या करते हैं। अच्छा हाँ, तो ऐसे नहीं है कि जैग आप डायरेक्टली कैप्टन रैंक या मेजर रैंक से ज्वाइन कर सकते हैं। फौज में अगर आप ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, इररिस्पेक्टिव आपका एक्सपर्टीज क्या है, डिसिप्लिन का, आप सेम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। फौज में रैंक्स रिमेन द सेम एंड रैंक्स आर पैरेलल, मतलब आपकी जो हायरार्की है वो फौज की रैंक्स के अकॉर्डिंग चलती है। आपके ग्रेजुएशन की डिग्री या डिसिप्लिन या आपके क्या एक्सपर्टीज है, उसके बेसिस पे फौज में आपका डिसीजन नहीं होता है इन सब चीजों का। तो आप जो स्टैंडर्ड रैंक्स है, कमीशन होने के बाद आप एज अ लेफ्टिनेंट ही स्टार्ट करते हैं। आर्मी में सिलेक्शन होगा तो आप ओटीए चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई जाएंगे। नेवी में सिलेक्शन होगा तो आप इंडियन नेवल अकेडमी INA एजिमाला जाएंगे। एंड अगर आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन होता है तो एयरफोर्स अकेडमी AFA हैदराबाद डुंडीगल जाएंगे। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे सबकी ही ट्रेनिंग जो है वो साथ में होती है, एंड वहीं से आप कमीशन होके ऑफिसर बनते हैं। आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट अगर आप ज्वाइन करें तो स्टार्टिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड होता है। आर्मी में आपको कुछ टाइम के लिए इन्फेंट्री, यूजुअली इन्फेंट्री की जो ब्रांच है उसके साथ आपको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए एक्सपोजर के लिए एक अटैचमेंट दिया जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि मतलब फौज किस तरीके से फंक्शन करती है। इस कल के दिन आप फौज के ही लीगल इश्यूज के अराउंड आपका जो रोल होगा तो वो आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अच्छा, जो मेन चीज है शशांक कि एक कॉमन मिथ बच्चों के दिमाग में ये होता है, हमारे भी दिमाग में पहले होता था जब हम जैग के लिए प्रिपेयर करते थे कॉलेज के टाइम पे, कि शायद जैग मतलब या तो फौज का वकील
या फिर फौज का जज जो कि AFT जाता होगा, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स। ये दोनों बहुत बड़े मिथ हैं और ये अभी भी प्रिवेल करते हैं डिस्पाइट इंटरनेट फुल ऑफ नॉलेज अराउंड जैग। तो दोनों ही सच नहीं है। जैग एक वकील नहीं होता और जैग AFT नहीं जाता काम से, ठीक है। तो जैग बेसिकली क्या होता है, एक तरह से अगर मैं आपको बोलूं तो कॉमन मैन की भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, जहाँ पे वो एक फ्रेंड टू द बेंच आप बोल सकते हैं कि जैसे माना किसी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो वहां पे एक जैग ऑफिसर का रोल होता है बेंच को गाइड करने में कि लीगली एंड प्रोसीजरली चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी। अब लाइक यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है कि सिंस आई एम स्टिल नॉट अ जैग, तो हो सकता है कि मेरा भी इंफॉर्मेशन ये पूरा सही ना हो, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम सीनियर्स एंड व्हाट आई हैव रेड इन बुक्स और व्हाट आई हैव फाउंड ऑनलाइन। बिकॉज स्ट्रिक्टली क्या प्रैक्टिस होता है क्या नहीं होता है वो तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल होगा और वो मुझे अकेडमी के उस तरफ ही जानने को मिलेगा। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गैदर किया है, वो यही है कि हमारा एज ए जैग ऑफिसर रोल यही रहता है कि फौज को लीगली आप जहां जहां पे जिस भी स्टेप पे उनको लॉज एंड प्रोसीजर्स में गाइडेंस चाहिए होती है, हम वहां पे उनका उस तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो फौज जो एक पूरी टीम होती है, बेसिकली टीम प्लेयर है हर कोई कॉम्बैट रोल के लिए जा रहा है, कोई उनके सपोर्ट के लिए जा रहा है, अलग अलग से। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आर्मी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, आर्म्स और सर्विसेज में, ठीक है। आपका जो कॉम्बैट रोल्स मोस्टली होते हैं आर्म्स में आता है, एंड देन एडिशनल जो उनके लिए सपोर्ट के लिए सर्विसेज होती हैं, जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गए, नर्सिंग सर्विसेज हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, हम सब सर्विसेज वर्टिकल में आते हैं, हम आर्म्स वर्टिकल में, अगर कॉमन आपको समझाना जाए। दिस इज ब्रिलियंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिथ मेरे को भी था कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाते हैं या फिर फौज का वकील जो कि यूजुअली आपको मूवीज से दिखता है, राइट? फ्यू गुड मेन, टॉम क्रूज की या फिर शौर्या मूवी देख के। तो थैंक यू फॉर क्लेरिफाइंग दैट। अच्छा, जैग जैसे कि आपने बताया कि राइट एयरफोर्स एकेडमी जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, INA हिमालय, तो जैग के लिए भी कोई स्पेसिफिक कॉलेज है? बिकॉज मैंने देखा है कि जैसे कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए EME सिकंदराबाद में कोई कॉलेज रहेगा, मटेरियल आपकी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग के कॉलेज। बाद, हाँ, हाँ हाँ आपकी ट्रेनिंग के बाद सबको स्पेशलाइज्ड जगहों पे जाना पड़ता है। हाँ, लीगल ट्रेनिंग के लिए भी देयर इज अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। मैं कल परसों ही पढ़ रही थी, बट आई हैव फॉरगॉटन द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर इट इज सिचुएटेड। तो बट इट इज देयर, इट इज देयर, बिकॉज हर किसी को, जैसे इवन आपका एयरफोर्स में भी है, इंजीनियर्स जाते हैं आपके बैंगलोर, अलग अलग जगह पायलट्स जाते हैं आपके हाकिमपेट, बेगमपेट। तो उसी तरीके से OTA से भी यस, आपका ब्रीफली ट्रेनिंग पीरियड के लिए आप डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए जाओ। ब्रिलियंट। अच्छा, पैंडेमिक के बाद सब बच्चों की चाह है कि भैया प्राइवेट में तो सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, सरकारी नौकरी देख लो, राइट? तो आपके हिसाब से कौन कौन से लॉ के रिस्पेक्ट में कौन से एरियाज है जहां हम यूजुअली सरकारी नौकरी उठा सकते हैं या सरकारी नौकरी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जज? राइट, हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि अच्छा आपने जुडिशरी सबसे पहले मेंशन कर दिया, बिकॉज जो Tier 2 Tier 3 सिटीज के लोग होते हैं शशांक, अभी भी हम लोग वही सपना देखते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब जज। मेरे घर में भी आज भी बोला जाता है कि बेटा जुडिशरी का पेपर भर लो, कहाँ ये बिजनेस के चक्करों में पड़ रहे हो। तो मतलब रिकमेंडेशन के बाद जो खुशी मेरे घर वालों को थी, वो तब नहीं थी जब मुझे लॉ सीको से इक्विटी या CPO पोजीशन के लिए ऑफर आया था। तो वो चीज होता है, एक हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में ये तो एलिमेंट होता ही है, चाहे आप अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं भी सोचें, बट घर वालों की खुशी के लिए भी। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे एक फ्रेंड है, वो उनको 16 lakhs का ऑफर था फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब ग्रेजुएशन के विद इन 1 year ही वाज अर्निंग 16 lakhs a year, मोर देन 1 lakh a month। उन्होंने 6 महीने में ही छोड़ दी क्योंकि वो UPSC की तैयारी में लग गए। ऐसे ही मेरी दूसरी फ्रेंड है, वो इंडिया की जो बेस्ट लॉ फर्म है
कैम सिरिल अमरचंद वहां जॉब हम्म, कर रही थी एंड आई थिंक उनका 13 to 16 लाख का पैकेज उनका भी रहा होगा एंड अभी वो राजस्थान जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर। तो हाँ, हम्म, ये एक मिडिल क्लास फैमिलीज में रहता है कि पैसा तो डेफिनेटली सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट एक सरकारी नौकरी का टैग जो है कई मायनों में लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों के लिए प्रेस्टीज के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स की खुशी के लिए होता है, और कुछ लोगों के लिए एक तरह से जॉब सिक्योरिटी के लिए भी होता है। हम्म, प्लस लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज हम्म, कॉर्पोरेट में शायद पैसा बहुत होगा लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती। तो हम्म, सरकारी में ठीक है, जब तक आप ऑफिस में हो काम कर रहे हो, बट उसके बियॉन्ड अगर आपको फेस्टिवल्स अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने हैं, समर वेकेशन विंटर वेकेशंस लेनी है, तो वो थोड़े बहुत मतलब काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं सरकारी में। डिसएडवांटेजेस भी अपने ही, क्योंकि जिस लेवल पे आपको प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ मिलती है, हम्म, वो थोड़ी सी सरकारी साइड में कम हो जाती है, बट अदरवाइज। अच्छा, आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है। तो देखिए, जुडिशरी तो डेफिनेटली है, लेकिन जुडिशरी में शशांक एडवांटेज और मैं डिसएडवांटेज दोनों बता दूं बच्चों को, बिकॉज लोग क्या करते हैं, तैयारी करने पहले शुरू कर देते हैं, फिर उनको 1-1.5 साल बाद ये चीजें रियलाइज होती हैं कि हम्म, जुडिशरी में हर किसी का ज्यादातर फोकस होता है दिल्ली जुडिशरी, कि भैया हम्म, दिल्ली में रहेंगे अपनी पीक यूथ एज में, 25 to 30, अभी बहुत मेहनत करके जज तो बन ही चुके हैं, अब दिल्ली में रहेंगे, लाइफ भी एंजॉय करेंगे, पैसा भी एंजॉय करेंगे और पोजीशन भी एंजॉय। लेकिन दिल्ली जुडिशरी के लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा है, काफी हम्म, ज्यादा। छोटे छोटे शहरों के जो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस भी हैं जो बहुत सालों से वहीं पर हैं, और किसी कारणवश उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है या प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वो लोग भी सुनने में आता है कि दिल्ली जुडिशरी के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे उनके बच्चों को एक बेटर एक सिटी एक्सपोजर मिले। तो इसीलिए दिल्ली जुडिशरी जो है काफी मेहनत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। रही बात बाकी स्टेट जुडिशरीज की, क्योंकि स्टेट जुडिशरीज में एक एडवांटेज ये रहता है कि आपका स्टेट कोटा रहता है, तो कुछ सीट्स आपके स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम शशांक, उसमें भी आपकी लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। हम्म, अब हमारी जो जनरेशन है ना, वो इंग्लिश जनरेशन है ना, वो हम्म, प्रॉपर इंग्लिश है ना, वो प्रॉपर हिंदी है। तो जैसे ही बोला जाता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ हिंदी तो आती है। तो उसमें आपके उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ऐसे मतलब काफी सारे स्टेट्स हम्म, हिंदी स्पीकिंग तक तो ठीक है, बच्चों को लगता है ठीक है हमारे पास 4-5 स्टेट्स का ऑप्शन होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब वो हमारी जो हिंदी की शब्दकोश है, हम्म, वोकैबुलरी, वो बहुत छोटी है। अब पेपर तो पूरा हिंदी में ही आएगा या पूरा इंग्लिश में ही आएगा, इंग्लिश में तो हम्म, आएगा नहीं, और आप ना हम्म, आंसर उसको इंग्लिश में कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो है अटक जाते हैं या बैक ऑफ कर देते हैं बाद में। ठीक है। एंड साउथ के भी आपके काफी सारे स्टेट्स हैं, बट अगेन लैंग्वेज बिकम्स अ गुड बैरियर जुडिशरी के लिए। हम्म, तो अगर कोई भी जज बनना चाह रहा है, तो उनके लिए मेन एडवाइस यही होती है कि आप बनिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रेस्टीज है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन जज तभी बनिए जब आपको खुद एक जज बनिए। जज हम्म, इसलिए मत बनिए क्योंकि पापा चाहते हैं जज बने, जज इसलिए मत बनिए क्योंकि दादाजी का सपना था कि मैं जज बनूं। हम्म, मेरे भी दादाजी का सपना था, वो बेचारे गुजरने के 1 हफ्ते पहले तक भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि बेटा जुडिशरी का पेपर दे दो। तो जज बनेंगे तो केवल अपने लिए बनिए, बिकॉज वो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का पूरा प्रोसीजर है, वो काफी एग्जॉस्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा थकान लग जाती है आपको हम्म, 1-1.5 साल प्रिपेयर करने के लिए, जब आपका खुद ही मोटिवेशन नहीं। राइट। तो जुडिशरी इज वन ऑप्शन। 2-3 शशांक ऐसे ऑप्शन जहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली बहुत कम है। हम्म, एक आपका जैग डेफिनेटली, मतलब जहाँ पे अगर लाखों लोग अभी जुडिशरी के लिए जा रहे हैं, तो जैग के लिए लेट्स से 3,000 to 10,000 इज द एवरेज पीपल हु आर हम्म, अप्लाइंग। ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स भी उतनी है, जैसे मैंने आपको बोला 2 to 3 सीट्स हैं फॉर हम्म, वुमेन, बट फिर भी कम लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से काफी लोग जैग में भी ज्यादा बढ़ने लगे, पोस्ट पैंडेमिक बहुत ही ज्यादा, मतलब हम्म, जहाँ 300 के कॉल में 150 बच्चे आते थे, हम्म, वहां उन्होंने 400 बुलाए, शायद ये सोच के कि मतलब पैंडेमिक है कम लोग आएंगे, हम्म, एंड 350 गर्ल्स टर्न आउट। तो लाइक my God, out of 400, yeah, so oh it my was quite God, surprising, like मतलब, and everybody had to be undergone through covid test and everything, तो हम्म, मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट भी एकदम से वहां पे शॉक हो गया कि हाँ, इतने हाँ, लोग। तो हो सकता है इस वजह से भी कि भाई सरकारी नौकरी है, उस समय जुडिशरी के पेपर भी नहीं हो रहे थे, तो काफी सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स हाँ, भी आ हाँ, रहे थे।
तो इसलिए जैग अभी इसी वजह से उन्होंने जैग पहले तक एक डायरेक्ट एंट्री होता था, बट अब जैग के लिए क्लैट का एग्जाम मैंडेटरी कर दिया। क्लैट पीजी आप अच्छा। भरेंगे, हाँ उसकी हाँ। रैंक के बेसिस पे आपको कॉल आएगी ओह। एसएसबी के। एंड देन शशांक, सेबी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर किसी को हम्म कॉर्पोरेट में जाना है, तो हम्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिकॉज हम्म आरबीआई एंड नाबार्ड डेफिनेटली है सेबी के साथ हम्म साथ, लेकिन मैं सेबी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कॉमन मैन को अगर समझना है तो इस तरीके से समझिए, जैसे आरबीआई जो है वो बाप है सारे हम्म बैंक्स की, ठीक है, हम्म रेगुलेटर है, वही सारे लॉज बना रहे हैं, है ना। हम्म तो अगर आपने आरबीआई में काम कर लिया, आरबीआई के साथ काम कर लिया, तो आपको पता है ना कि बाकी बैंक्स कैसे फंक्शन करेंगे। आप हम्म किसी भी बैंक में जाके काम कर सकते हो, या किसी को बैंकिंग साइड में अगर एडवाइसरी काम करना है, आपका हम्म कोई एजेंट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है, आप उनको हम्म अच्छे से एडवाइस करो। सिमिलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बाप कौन है? सेबी, से भी। हाँ हाँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हाँ अगर आपने एक बार सेबी के साथ काम कर लिया, आपको हाँ हाँ समझ में आ गया कि लॉ बनाने वाली अथॉरिटी कैसे सोच रही है, हाँ हाँ। तो कल के दिन अगर आप सेबी के साथ नहीं भी कंटिन्यू करते हो और आप हम्म आके इंडिपेंडेंट लॉ फर्म्स के साथ एडवाइजरी रोल पे भी काम करते हो कॉर्पोरेट बिजनेसेस के लिए, हम्म। आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। प्लस हम्म। शशांक, स्टार्टिंग सैलरी 1,07,000 पर मंथ है अच्छा। सेबी। वाह। लिटिगेशन में हम्म। दिल्ली में मेजोरिटी जनता स्टार्ट कर रही है 10 से 15 हजार रुपए में, ओहो। हाँ। बॉम्बे में 15 to 20,000, हम्म। ठीक है। और एक रेगुलेटरी बॉडी है जो 1,07,000 से अभी स्टार्ट कर रही है। एंड आप बिलीव करोगे, अभी सेबी का 2 साल से पहले जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें हम्म। 12 सीट्स थी शशांक, जिसमें वो इंटू 3 बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, अच्छा। which means हाँ। 36 people had to be called for interview. हम्म। There were only 4 people. There were only 4 people. Imagine अगर चारों के चारों को भी जॉब मिली होगी तो भी हम्म। 8 सीट वेस्ट गई। एंड हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब हाँ हाँ। अपॉर्चुनिटीज नहीं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ऐसी अच्छा। बहुत अपॉर्चुनिटीज, हम्म। लिंक्डइन इज फुल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन लीगल हम्म सेक्टर, फिर भी लोग बोलते हम्म हैं जॉब नहीं मिल रही। हम्म। आई थिंक ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम है कि टैलेंट पूल यहाँ पे है, जॉब मार्केट यहाँ है, राइट, बस वो लिंक करने के लिए लिंक, क्यूरियोसिटी हाँ, नहीं है, या राइट, आपको वो स्किल सेट नहीं है कि कैसे सर्च करना है। बट राइट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को ये जानना था कि सेबी में अप्लाई करने के लिए कोई एग्जाम देनी पड़ती है सेबी की हाँ, खुद की, या हाँ। फिर इट्स प्योरली ऑन एग्जाम, सी। एग्जाम में शशांक, इट्स अ हम्म सेबी ग्रेड ए एग्जाम कहलाता है। हम्म एक तरह से यूपीएससी पैटर्न जैसे होता है ना, कि पेपर 1, पेपर 2, फिर इंटरव्यू, सेम हम्म यहाँ पे भी वही चीज है, पेपर 1, हम्म पेपर 2, इंटरव्यू। तो हम्म पेपर 1 जनरल पेपर होता है जो सारी ब्रांचेस का सिमिलर होता है, जीके, हम्म इंग्लिश वगैरह, हम्म रेगुलर पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। हम्म पेपर 2 जो होता है वो लॉ स्पेसिफिक, मतलब आपके एरिया स्पेसिफिक होता है। तो हम्म लॉ में उसमें ज्यादातर आपका सिक्योरिटीज रिलेटेड हम्म आता है। सेबी का मतलब सेबी की सीट्स पास्ट में वेस्ट जाना आई वुड से, हम्म या फिर अभी भी, मतलब चलो अभी तो पिछले 2 साल में काफी अवेयरनेस हो गई। लॉकडाउन में जब मैं एलएस में काम कर रहे थे तो हम्म मैं उनके पीछे पड़ी थी कि प्लीज एक सेक्टर जिसमें हमें अवेयरनेस फैलानी है वो है सेबी। तो हम्म बहुत सारे बूट कैंप्स किए थे, अभी यूट्यूब पे काफी कंटेंट अवेलेबल है, पहले कुछ था ही हम्म नहीं। एक हम्म टाइम में जब मैं अपनी जैक की प्रिपरेशन कर रहे थे जॉब छोड़ने के हम्म बाद, तो मैं साइड बाय साइड सेबी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। हम्म सेबी के लिए नेट पे कुछ भी कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो मुझे हम्म अलग अलग सोर्सेज से पूरा बनाना पड़ा। तो वही आई वाज एबल टू शेयर विद माय प्रीवियस कलीग्स हु आर मेकिंग दैट हम्म कंटेंट बेस के लिए, एंड देन दे डिड एन एक्सेप्शनल जॉब। तो उसके बाद बहुत सारा अभी तो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। तो नाउ सीट्स, एटलीस्ट सीट्स आर नॉट गेटिंग वेस्टेड बिकॉज सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग फॉर द एग्जाम, राइटिंग एग्जाम, हम्म गिविंग इंटरव्यूज। लेकिन हाँ, ये चीज है कि कारण क्या है, क्यों लोग नहीं जाते थे सेबी। पहला, हम्म लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा चीज, सिक्योरिटीज एज अ सब्जेक्ट बहुत सारे लॉ स्कूल्स में ऑफर ही नहीं होता, हम्म केवल कंपनीज एक्ट पढ़ाया जाता है एंड उसका एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है सिक्योरिटीज। तो वो लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि सिक्योरिटीज में कर सकते हैं क्या। हम्म शेयर्स में इन्वेस्ट करना अलग चीज है, शेयर्स की अंडरस्टैंडिंग लीगली बहुत ही अलग चीज है, हम्म राइट। तो वो दूसरा चीज। तीसरा चीज, सेबी जो है अपना एग्जाम हर साल नहीं कराते, हम्म 1.5 साल में एक बार कराता था। एंड यूजुअली सेबी एग्जाम कराता था सितंबर टू जैन के बीच में।
प्लेस कॉलेजेस का कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपका जून जुलाई में, बच्चे प्लेसमेंट के लिए एट मैक्स अगस्त तक कहीं ना कहीं छोटी मोटी बड़ी जॉब कोई भी जॉब पकड़ ही लेते। तो शशांक, कैन यू हियर मी? yes I can hear you, yeah. हाँ, बीच में हाँ तो बच्चे क्या करते हैं, अभी मार्च अप्रैल मई जून तक एग्जाम्स खत्म हुए, जुलाई अगस्त मैक्स तक कोई भी जॉब फ्रेशर ले लेता है डर के मारे कि नहीं तो मेरा क्या होगा। तो लोग सितंबर तक वेट नहीं करते थे, क्योंकि पता ही नहीं है कि सेबी पेपर कराएगा भी कि नहीं कराएगा, 1.5-2 साल में एक बार कराएगा। एंड तीसरा चीज, सेबी मोस्टली वो लोग भरते थे जो आरबीआई नाबार्ड भर रहे हैं, सोच के ठीक है थोड़ा बहुत सिलेबस सिमिलर है पेपर वन का, लक ट्राई करके देख ले। तो बहुत कम लोग होते थे जो डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते थे। लेकिन शशांक, पिछले 1.5 साल में क्योंकि अवेयरनेस अब बढ़नी शुरू हुई है, मेरे पास अब आते हैं 4th ईयर से स्टूडेंट्स आते हैं, 5th ईयर से स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम केवल डेडिकेटेडली सेबी के लिए ही प्रिपेयर कर, जब भी फॉर्म आएगा हम वही एग्जाम देंगे और उसका बेस्ट देंगे, क्योंकि पीपल हैव अंडरस्टूड कि उतना आप लॉ फॉर्म के लिए मेहनत करें, सेबी में आपको वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा, और आपको एक तरह से वो जो एडिशनल लीव्स जो सरकारी नौकरी वाला मेन एडवांटेज लोगों को दिखता है वो भी मिलेगा। तो एक पूरा पैकेज सेबी बहुत अच्छा है ऑप्शन, स्पेशली जिनका कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्ट है। देन आरबीआई नाबार्ड डेफिनेटली, जैसे सेबी कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर है, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, नाबार्ड है काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। देन शशांक, काफी सारे पॉलिसी थिंक टैंक्स अभी आने लगे हैं, वहां पे भी अगर आपको मतलब रिसर्च करके अपना नया पर्सपेक्टिव ऐड करना लगता है कि मतलब मुझे कंट्री के डेवलपमेंट में पॉलिसीज जो बन रही है उसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो पब्लिक पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है। देन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने लॉ कर तो लिया बट मुझे कोर लॉ में नहीं जाना, थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो बहुत सारी फेलोशिप्स हैं अलग अलग तरीके की। जैसे एसबीआई की जो फेलोशिप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मुझे काफी अच्छी लगती है एसबीआई फेलोशिप, क्योंकि उसमें आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई आई थिंक अराउंड 30 to 35,000, वो प्लीज चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतना अमाउंट देता है और आपको एक किसी रूरल एरिया में अपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करता है 1 ईयर के, अगर आपको वो फेलोशिप मिलती है। एंड उसके बाद आप बाकी मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं, बट विद इन एसबीआई ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो जाता है। तो मतलब आपके लिए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं, केवल जुडिशरी या यूपीएससी ही नहीं, यूपीएससी में भी लॉ एज स्पेशलाइजेशन का एक ऑप्शन होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। बिकॉज देखिए कल के दिन अगर आप आईपीएस ऑफिसर बने, आईएएस बने हैं, आईएफएस बने हैं, बट मैं एक रीजन की वजह से आईपीएस पे फोकस करूं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है, अगर आप आईपीएस हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, तो अगर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड स्पेशली क्रिमिनल लॉ बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है कि पूरा लीगल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, तो आपकी खुद की प्रोफेशनल जर्नी में वो बहुत एडवांटेज ऐड करेगा। लॉ एंड ऑर्डर जब आप देखेंगे अपने शहर का, तो उसमें आपको बहुत एडवांटेज ऐड करेगा। अगर आपकी एक लॉ की डिग्री है देन आप यूपीएससी लॉ करते, मतलब यूपीएससी में लॉ एज अ सब्जेक्ट, तो जुडिशरी, यूपीएससी, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, जैग, एंड देन एसबीआई फेलोशिप, मल्टीपल ऑप्शंस। माय गॉड, एज एन इंजीनियर मेरे को एक बार विचार भी आया कि सेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आप कर सकते हैं शशांक, आप कर सकते हैं, अगर आपकी एज लेस देन 30 है तो आप नॉन लीगल जो रोल्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज इज द लिमिट। ब्रिलियंट, आई थिंक आई सो विश कि ये थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अगर देख ले तो एक अवेयरनेस किस लेवल पे जाएगी, बिकॉज नोशन यही चलता है राइट सोसाइटी में कि सरकारी जॉब कम है राइट, बट अभी जो आपने बताया आई थिंक फैंटास्टिक। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजुअली उनके मुंह से मैंने यही सुना है कि जज की तैयारी कर रहे हैं राइट, बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट देम मैं बोलूंगा कि भैया से भी देख सकते हो। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो एक बहुत ही मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे कि जैसे आपने बताया ढेर सारे सेक्टर्स है राइट, एनवायरमेंट है, कॉर्पोरेट है, आईटी है, फिर कंस्ट्रक्शन भी है राइट। अब ऑफ कोर्स इतने सारे एरियाज है तो उन स्पेसिफिक डोमेन्स की इंडस्ट्री भी उतनी वाइड नहीं रहेगी
एज एन एजम्पशन। तो इन स्पेसिफिक एरियाज को कोई अगर ग्रेजुएट सर्च करना चाहे तो कैसे सर्च कर सकता है? इज इट थ्रू लिंक्डइन या फिर किन चैनल्स के थ्रू आप इनको सर्च करके एक्चुअली में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? शशांक, सबसे पहले ना ये इम्पोर्टेंट है, आप अपना इंटरेस्ट जानो। एंड जब हाँ। आप अपना इंटरेस्ट इवेलुएट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरा लॉ में क्या इंटरेस्ट है। सबसे पहले ये सोचो कि मुझे पर्सनल लाइफ में क्या पसंद है, मुझे क्या चीज खुशी देती है। क्योंकि लॉ में हम मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब केसेस पढ़ रहे हैं, या तो किसी को एडवाइस करेंगे या कुछ पॉलिसी में रिसर्च करेंगे। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च हैपनिंग, एंड रिसर्च के लिए हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। अगर जो मैं पढ़ रही हूँ और मेरा दिन का 10 आवर्स अगर या 8 आवर्स भी जा रहा है पढ़ने में, जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे पसंद ही नहीं है, तो आई विल फील सफोकेटेड। आपने बहुत ज्यादा कॉमन ट्रांजिशन रेट आप देखोगे, लोग लॉ फर्म्स छोड़ देते हैं बहुत जल्दी एज में, मतलब छोड़ देते हैं। हार्डली 2 इयर्स टू 5 इयर्स भी सर्वाइव नहीं करते। एंड मैं सोचती हूँ कि यार इतना ज्यादा कट थ्रोट होके लॉ स्कूल में बिल्कुल ऐसा कंपटीशन, एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोचने भी जाने लग जाते थे कभी कभी तो, कि भैया वो फॉर्म की जॉब मुझे चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, वो इंटर्नशिप मुझे चाहिए एंड ऑल। एंड येट मतलब विद इन गेटिंग द जॉब कुछ ही टाइम में आप छोड़ने के लिए रेडी हो जाते। क्यों? क्योंकि आप पहले से कैलकुलेशन नहीं करते, आप पहले से खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करते कि मुझे क्या पसंद है। जैसे मैंने आपको बोला लेबर लॉ मुझे नहीं पसंद था, लेकिन फर्स्ट मंथ में ही मुझे लेबर लॉ का पूरा कंप्लायंस बनाना पड़ा, एंड रफली 3 to 4 वीक्स में वही कर रहे थे। 40-50 पेजेस का हमारा पूरा रिपोर्ट बना, उतने लेबर लॉज पढ़ना। अब जो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं, अगर वही पढ़े जा रहे हो तो हो सकता है एक पॉइंट के बाद बिल्कुल आप यहाँ तक आ जाए वो भर के कि भाई कितना सफोकेट करेंगे खुद को, है ना? तो वो चीज हो जाती है। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट नहीं। एंड लॉ में प्लीज एक रैट रेस मत दौड़ो, वही 7 से 10 लॉ फर्म्स नहीं है इंडिया में, 400-500 अच्छे लॉ फर्म्स हैं, आपके चारों तरफ इतना अच्छा काम हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर के अलावा एक्सप्लोर ही नहीं करते। शशांक, कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन की क्योंकि मैंने बात करी, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं समाना का करियर इन आर्बिट्रेशन, और उनसे पूछो आपने लोकली देखा है क्या, लाइक नहीं हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। इसीलिए मैंने अपनी जो मेरी वेबसाइट है yourlegalcareercoach.com, तो हमारी वेबसाइट पे हम इसीलिए ये लिस्ट बनाते हैं छोटे छोटे शहरों की फर्म्स क्या क्या। अभी मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया कि उसने वहां से इंदौर की एक लॉ फर्म निकाली जो उसको पता ही नहीं था, और वो अभी तक केवल दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर ही अप्लाई कर रही थी और रिजेक्शन मिल रहा था बिकॉज सेम फॉर्म्स ओवरलोडेड है एप्लीकेशन से। लोकली मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ किस तरीके का काम हो रहा है। जैसे आपने, और ये हम हमारे चारों तरफ हो रहा है, एक छोटा सा मॉल बनना है, ठीक है, जिसमें 8 दुकानें होंगी। आपने ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई ने 90 डिग्री की जगह 70 डिग्री इंक्लिनेशन पे वो दुकान बन गई। आप एज द एम्प्लॉयर या आप एज द ओनर मना कर रहे हो, भाई मैं ऐसे ढांचे पे थोड़ी अपनी दुकान चलाऊंगा, मैंने तो सीधी बोली थी। वो बोल रहा है कि सर पूरा जब तक बिल्डिंग बन रहा था तो आपके सामने बन रहा था, आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, मेरा तो पूरा मटेरियल लगा है, सामान पूरा लगा है, मेरे पैसे बनते हैं, ठीक है। अब कौन सॉल्व करेगा ये डिस्प्यूट? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर। कोर्ट नहीं जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में यही है ना, कोर्ट चले गए तो आप लंबा प्रोसीजर फॉलो करोगे ना, तारीख आएगी, एक लॉयर एडजॉर्नमेंट भी मांगेगा, फिर दूसरे हफ्ते में शायद दूसरा लॉयर भी एडजॉर्नमेंट मांग दे, चलता रहेगा। बट और कोर्ट में चलो नहीं भी एडजॉर्नमेंट हुआ, टाइमली भी चल रहा है, बट प्रोसीजर वाइज चलेगा ना, जब कोर्ट की नेक्स्ट डेट अवेलेबल होगी। यहाँ तो दोनों को चाहिए, बेचारा जो ठेकेदार है उसको भी पैसा चाहिए, उसको घर चलाना है, और जो दुकानदार है उसको भी अपनी दुकान शुरू करनी। तो ये मैटर्स आते हैं आर्बिट्रेशन में, और ऐसे आर्बिट्रेशन के मैटर्स आपके और मेरे चारों तरफ बहुत हो रहे हैं हमारे छोटे छोटे शहरों में। लेकिन हमें लगता है आर्बिट्रेशन लॉयर बनना है तो केवल दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर ही 3 शहर हैं, अदरवाइज हम नहीं एक्सप्लोर कर सकते। बस लोकली आर्बिट्रेशन कहाँ होगा? इस तरीके के काम हम हमारे चारों तरफ है, हर जगह। रोड एक्सपेंशन जहां जहां हो रही है, वो जो येलो कलर के बैरिकेड्स लगे रहते हैं ना, आप उनपे कभी ध्यान से पढ़िएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिखा होगा, इट इज अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और उस हाईवे पे भी अगर थोड़ा सा भी डिस्प्यूट हुआ वो भी आर्बिट्रेशन जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर आपका जो इंटरेस्ट है, लोकली ढूंढिए कि कोई ना कोई उस तरीके का काम करो। लोग बोलते हैं कोर्ट नहीं जाएंगे, अरे कोर्ट जाके क्या करेंगे, सिविल क्रिमिनल करना ही नहीं। इंडिया में बहुत कम गुड क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, एंड स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं विद इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35।
लोग बोलते हैं लिटिगेशन में पैसा नहीं है। पैसा कब आएगा? अगर आप केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करोगे और खुद को एक प्रॉपर्टी लॉयर बुलाओगे, पैसा तो नहीं आएगा ना। लेकिन एक्चुअल काम करोगे, चाहे रियल एस्टेट में ही कर रहे हो, एक्चुअल काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स। मेरे एक फ्रेंड है, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से पास आउट हुए, टॉपर थे, ऑक्सफोर्ड गए 100% स्कॉलरशिप में, वापस आए, उन्होंने बोला मैं नैनीताल में प्रैक्टिस स्टार्ट करूं। अभी उत्तराखंड के हाईएस्ट जो जितने भी कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं सारे वो हैंडल करें, एंड ही हैज लेस देन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, अपना खुद में ब्रांड बन चुका है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर किसी को भी जानना है कि कहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो लोकली, आप लोकल कोर्ट में जाके तो पूछो, मोहल्ले में तो जाके पूछो, एंड देन आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पर्सनल लाइफ का, उसको लॉ से कनेक्ट करें। गेमिंग पसंद है, PS4 पे लगे रहते हो पूरा दिन, तो गेमिंग कंपनी के साथ काम करो ना, उनके कितने सारे लीगल चैलेंजेस हैं, आपको भी मजा आएगा वो प्रोडक्ट बनाने। जैसे मुझे फौज का शौक था, ठीक है, मतलब शौक क्या, मतलब पैशन है फौज का। तो अब मुंबई मेट्रो भी क्लाइंट था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी क्लाइंट था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जैसे प्रोक्योरमेंट के जो मैटर्स होते थे, लीगल मैटर्स, वो भी लॉ फर्म्स को जाते। तो अगर जैसे आपने बोला कि आप रेकमेंड होने के बाद मेडिकली आउट हो गए थे, तो आपके जैसे अगर और कोई लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो रेकमेंड हुए या नहीं भी हो पाए और फौज नहीं ज्वाइन कर पाए, वो लॉ फर्म्स में इस सेक्टर में काम कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट। जितने भी फौज के इक्विपमेंट्स आते हैं, आर्म्स, एम्युनिशन, जो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो वो भी तो पूरा लीगली उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव होते हैं। करेक्ट। तो उससे आप अपना इंटरेस्ट से कनेक्ट करके, एंड देन लिंक्डइन इज डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। वहां पे फिर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन लीडिंग अथॉरिटीज हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लीगल 500 है, RSG40 एक टाइम पे बहुत अच्छी वेबसाइट हुआ करती थी, अभी काफी टाइम से अपडेट नहीं हुई है, बट लीगल 500 मेरी पर्सनल फेवरेट वेबसाइट है, जहाँ पे क्योंकि अपडेटेड रहती है इंडस्ट्री में कौन लीडिंग लॉ फर्म्स हैं, कौन लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं, वो ये भी बताते हैं कि जरूरी नहीं है वो बिग फर्म्स में काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी मतलब काम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ILFR की रैंकिंग्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन लॉयर्स, एंड देन यू कैन अप्रोच देम, कैन अप्रोच देयर जूनियर्स, अगर वो अवेलेबल नहीं है रिप्लाई करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप लिंक्डइन पे जॉब ढूंढने के लिए बैठे हो तो वो लोग भी तो क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं ना, वो लोग थोड़ी इंटर्न्स ढूंढने के लिए लिंक्डइन पे, तो इसीलिए आप उनके जूनियर्स को अप्रोच कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए, एंड देयर आर डिफरेंट वेज। बाकी एक आध वेबसाइट है हमारी, डेफिनेटली योर लीगल करियर कोच, उस पे काफी कुछ फ्री लीगल मेंटरशिप पे तो कंटेंट मिलेगा ही। डॉक्टोपस एक अच्छी वेबसाइट हमारे टाइम पे हुआ करती थी, अभी मतलब बहुत टाइम से मैंने यूज नहीं की। उसमें इंटर्नशिप्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस, क्या क्या ईमेल आईडीज होती हैं अप्लाई करने, वो सब डेटा है। नॉलेज टीज एक हमारे टाइम पे बहुत अच्छी वेबसाइट अगेन हुआ करती थी, अभी मैंने बहुत टाइम से नहीं यूज करी है, तो आई डोंट नो कैसी है। तो इन सब वेबसाइट्स पे आपको इंटर्नशिप रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है, देन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड रीच देयर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। डेफिनेटली सामान्य का आपने बहुत ही डिटेल में सारी चीजें कवर करी, और बेस्ट थिंग इज आपने जो लिंक्स बताई, डेफिनेटली we will be sharing with our viewers and audience. And most importantly, viewers, if you are watching this and if you need any help with respect to law, feel free to go to website ylcc.com and yourlegalcareercoach.com, and I think definitely Samanika will be more than happy to help you out and guide you. Brilliant, Samanika. Thank you very much for taking out time in sharing your knowledge, और स्पेशली इतना दिल खोल के आपने इतना नॉलेज शेयर किया, पीपल यूजुअली डोंट डू इट, बट रियली रियली थैंकफुल टू यू। और मेरी आज लॉ के प्रति काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन क्या पता आप भी एनरोल कर दें 3 years लॉस। डेफिनेटली, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम आउट, तो डेफिनेटली मेरा एक नैरो माइंडेडनेस तो नहीं रहेगा कि लॉ मतलब काले कोट वाला वकील। डेफिनेटली नाउ आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कितना plethora of opportunities है वहाँ पे। Thank you very much, Samanika, for joining us.
थैंक यू शशांक फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स टू द ऑडियंस अगर जिन्होंने दोनों पार्ट्स पूरे देखे। आई रियली होप एटलीस्ट इवन इफ वन लाइफ वी वर एबल टू ट्रांसफॉर्म टुडे, तो हमारा ये सेशन सक्सेसफुल रहा। बाकी जितने तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज और बाकी डिटेल्स रिलेटेड टू लीगल फील्ड है वो आप लोग yourlegalcareercoach.com वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल्स काफी कलरफुल और एस्थेटिक वे में हमने थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करी ताकि आपको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड ना लगे, कलरफुल ही लगे, एंड यू विल एंजॉय द कंटेंट। थैंक यू शशांक, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू समानिका।